गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज फिजिक्स यानी कि एनटीएसटी का फर्स्ट टेस्ट हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। इस समय ऊपर टेस्ट चल रहा है और मैं इसका सोल्यूशन बनाने जा रहा हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, आपने अगर टेस्ट दिया है तो आप महसूस करेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और एक्चुअली ये टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर इसमें लेकर आएंगे। ये टेस्ट सीरीज इसलिए है कि आपको हम कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको हम कुछ समझाना चाहते हैं, आपको अच्छे क्वेश्चंस से आपका सामना कराना चाहते हैं। इसलिए जब आप इस टेस्ट सीरीज को देंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि क्वेश्चन अच्छे हैं और आपको 25 से 30 एवरेज ऑन और 30 से 35 एवरेज ऑन ये रेंज पर आप रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपको सिखाने के लिए बनाई जा रही है। ये टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं चलाई जा रही कि आप खूब सारे नंबर लेकर आ जाएं और आपको सीखने को ज़्यादा कुछ ना मिले। तो जब कोई चीज़ सिखाने के लिए बनाई जाती है, जब किसी प्रोग्राम को सिखाने के लिए लॉन्च किया जाता है तो उसमें अच्छा मटेरियल दिया जाता है, अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि आपका फ़ायदा इसी से होना है। छोटे छोटे साधारण क्वेश्चन से आपका फ़ायदा नहीं होगा, केवल नंबर आ जाएंगे। इसलिए इस टेस्ट सीरीज में आपके नंबर चाहे एवरेज ऑन 30 के आसपास हों या एवरेज ऑन 35 के आसपास क्वेश्चन आपके सही हों या 30 के आसपास क्वेश्चन आपके सही हों, आपको कतई ये नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए या मेरे मार्क्स उम्मीद के बराबर क्यों नहीं आए। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज इसीलिए है कि आप इससे सीखें और सीखेंगे तब जब ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे जो आपको फंसाएंगे। छोटे जरूर होंगे लेकिन आपको फंसाएंगे और आपको सिखाएंगे कुछ। और अभी इस सोल्यूशन के जरिए आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपका फायदा होगा। अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन। यहाँ पर 3 वेक्टर दिए हैं, v1, v2 और v3। 3 वेलोसिटी वेक्टर हैं और हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा वेक्टर v1 प्लस v2 माइनस v3 को शो करेगा। तो देखिए ये वेक्टर है v1 वेक्टर, ठीक है ना। इसके हेड से हमने लगाया v2 वेक्टर, ठीक है ना। और इसके हेड से हमने v3 के अपोजिट ये वेक्टर लगा दिया v3 वेक्टर, जो कि माइनस v3 होगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर v3 है तो इसका अपोजिट वेक्टर माइनस v3 होगा। इस प्रकार से v1 के टेल और v3 के हेड को मिलाने से जो वेक्टर हमारे सामने बन के तैयार होगा, दिस वेक्टर विल बी v1 प्लस v2 माइनस v3। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड। 3 vectors satisfy the relation a dot b is equal to 0 and a dot c is equal to 0। देखिए ये वेक्टर मान लीजिए a है, ये वेक्टर मान लीजिए कि b है और दिस इज द वेक्टर c जो क्वेश्चन में कहा गया है। अब a जो वेक्टर है वो i कैप फॉर्म में है, ये वेक्टर j कैप और c वेक्टर k कैप के फॉर्म में है। देखिए क्योंकि a डॉट b 0 तब होगा जब a और b के बीच का एंगल 90 होगा, a डॉट c 0 तब होगा जब a और c के बीच का एंगल 90 होगा। इससे ये पता चल रहा है कि a जो है वो i कैप डायरेक्शन में है, b j कैप डायरेक्शन में है और c k कैप डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन है कि a किसके पैरेलल होगा। तो ध्यान दीजिए, जब आप b से c की तरफ क्रॉस करेंगे तो b क्रॉस c की जो डायरेक्शन होगी वो होगी j क्रॉस k। ध्यान दीजिए, b क्रॉस c की डायरेक्शन j क्रॉस k की डायरेक्शन में होगा। और हम जानते हैं j क्रॉस k इज इक्वल टू क्या होता है, i कैप, और i कैप का मतलब हो गया a वेक्टर, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी सही होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, ए आई कैप डायरेक्शन में है, बी जे कैप डायरेक्शन में है, सी के कैप डायरेक्शन में है। अब कहा जा रहा है कि ए डॉट बी बराबर 0, तो वाकई में आई डॉट जे बराबर 0, ठीक है ना। फिर कहा जा रहा है कि ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, ये तभी होगा जब ए और सी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये आई कैप है और ये के कैप है। अब कहा जा रहा है कि ए वेक्टर के पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा। तो हमने देखा b क्रॉस c का मतलब हो गया j क्रॉस k और j क्रॉस k बराबर होता है i कैप और i कैप का मतलब हो गया a की डायरेक्शन। तो ऑप्शन आपका डी सही है। आगे चलेंगे जल्दी से, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि बताइए a b और c ये 3 वेक्टर्स हैं, OA OB और OC, इनका रिजल्टेंट
क्या होगा, इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर ये सर्किल का रेडियस r है। तो जरा आप ध्यान दीजिए, ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर, ठीक है ना, और प्लस ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, ओ ए को आप लिखेंगे r विद आई कैप, ओ बी को लिखोगे r cos थीटा, कंपोनेंट करेंगे तो r cos थीटा मतलब 45, r cos 45 डिग्री विद आई कैप एंड r sin 45 डिग्री विद j कैप, एंड देन फाइनली OC मतलब r विद j कैप। अब आप ध्यान से देखिए, r i कैप प्लस r बाई रूट टू आई कैप प्लस r बाई रूट टू j कैप प्लस r j कैप, इस तरीके से r1 प्लस 1 बाई रूट टू विद आई कैप एंड r फिर बाहर ले लिया तो 1 बाई रूट टू प्लस 1 j कैप होगा। इस तरीके से r1 प्लस 1 बाई रूट टू को कॉमन लेने से हमारे को आई कैप प्लस जे कैप बचेगा, ठीक है ना। अब हमें इसका मॉड निकालना है, तो मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r1 प्लस 1 बाई रूट टू, बाहर का नंबर है ये ऐसे ही लिखा जाएगा, और जब इसका मॉड लेंगे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इस तरीके से देखिए r1 प्लस 1 बाई रूट टू और ये हो गया अंडर रूट 2, तो जब ये रूट 2 अंदर जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1। सो अच्छा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कठिन ना होने के बावजूद भी आप महसूस करे होंगे कि कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे कि आसान होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन कहीं लड़खड़ा गया और गलत हो गया या छोड़ना पड़ गया। तो ऑप्शन बी सही है, और देखते जाइए, करते जाइए, r1 प्लस रूट टू, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे सामने एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है ना, जिसमें हमको ये पता करना है कि ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर और ए टी वैक्टर और ए ई वैक्टर और ए एफ वैक्टर कितने ए ओ वैक्टर के बराबर होगा। जैसा कि कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन एक बहुत ही पुराना और कॉमन सा क्वेश्चन है, हर बुकलेट में और हर बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग वैसे तो अवॉइड करते हैं कि हम बुक के क्वेश्चन कम से कम दें, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन फिर भी दे ही दिया गया कि चलिए कुछ आपका ऐसा क्वेश्चन भी होना चाहिए जो अच्छे से देखा हुआ भी हो। इसका आंसर ज्यादातर लोगों को याद होगा, 6AO होता है, ठीक है ना, ज्यादातर लोगों को इसका आंसर याद होगा, उन लोगों ने डायरेक्टली इसको टिक लगाया होगा, पर हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ए बी का मतलब हो गया AO प्लस OB, ठीक है भाई, और AC का मतलब हो गया AO प्लस OB, ठीक है ना, AO प्लस AB का मतलब हो गया AO प्लस AB, AC का मतलब AO प्लस AC, ठीक है ना। आगे बढ़िए, AD का मतलब हो गया AO प्लस OD, ठीक है ना। AE का मतलब हो गया AO प्लस OE, और AF का मतलब हो गया AO प्लस OF, ठीक है ना, ये सब जानते हैं ना, आप लोग जानते हैं ना। AF का मतलब हो गया AO वेक्टर प्लस OF वेक्टर, AE का मतलब AO वेक्टर प्लस OE वेक्टर। इस तरीके से हमने ये देखा कि अब ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो OB वेक्टर OE के अपोजिट है, OB और OE अपोजिट है, इक्वल बट अपोजिट कैंसिल हो जाते हैं। साथ ही साथ जो OC वेक्टर है वो OF के अपोजिट है, तो OC वेक्टर OF को कट कर देगा। इसी प्रकार से जो OB वेक्टर OE के अपोजिट था, हाँ चलिए हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 AO वेक्टर बन गए, और एक वेक्टर अभी भी मालूम है और वो है OD वेक्टर। अब क्योंकि OD वेक्टर AO वेक्टर के इक्वल है,
इक्वल बट अपोजिट नहीं है बल्कि इक्वल है, इसलिए ओडी वेक्टर को हम एओ वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि एक्चुअली ओडी वेक्टर और एओ वेक्टर बिल्कुल इक्वल वेक्टर हैं। ओडी वेक्टर और एओ वेक्टर इक्वल वेक्टर होने की वजह से हम इनको आपस में रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये बन गया 6AO वेक्टर। बहुत ही अच्छा सवाल है, सीखने लायक सवाल है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को डायरेक्टली पता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी किसी भी स्ट्रिंग में जो वेव बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी 1/2L अंडर टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? अब उसके नीचे लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी हैज द डायमेंशन ऑफ रिवर्स द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड। बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टाइम पीरियड की डायमेंशन की रिवर्स होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन ये जो रीजन है वो इसको कतई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये एक सही स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, और ये एक सही स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। इसका इससे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, इसलिए ये इसको कतई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? बी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, रीजन असर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही करने के लिए आपको बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, और बढ़िया नॉलेज होगा तभी जब क्लास में थ्योरी और न्यूमेरिकल का एक बिल्कुल बैलेंस्ड डिस्कशन होगा। हर क्लास में केवल न्यूमेरिकल की बातें नहीं बल्कि थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल की बातें, कॉन्सेप्ट के साथ जब न्यूमेरिकल की बातें होती हैं तो उस क्लास का महत्व अलग हो जाता है। उस क्लास के स्टूडेंट को नॉलेज भी ज़्यादा होता है, नॉलेज जब ज़्यादा होता है तो फायदा भी ज़्यादा होता है और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन, जो थ्योरी के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो कई लोग गलत करते हैं, वो लोग वो क्वेश्चन सही कर देते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे लेक्चर्स यानी कि अच्छे स्टैंडर्ड क्लासरूम को अडॉप्ट करना चाहिए, जहाँ पर थ्योरी और न्यूमेरिकल की बातें बराबर से हों। ये क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छा है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ए का मॉड, A1 का मॉड, A2 का मॉड दिया हुआ है, A1 प्लस A2 का मॉड भी दिया हुआ है, और हमें इस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें A1 और A2 के बीच का एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम A1 और A2 के बीच का एंगल फाइंड कर लें। तो इसका जो मॉड होगा वो होगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, साथ में कॉस थीटा। तो ये दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर यानी कि 9 और A2 का स्क्वायर यानी कि 25, और फिर 2, फिर 3 और फिर 5, 3 और 5, और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। इस प्रकार से हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 30 कॉस थीटा। तो 25 से 25 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -9/30। -9/30 का मतलब -3/10। -3/10 का मतलब हो गया -0.3, -0.3। ठीक है ना? और अब हम लोग आइए उस चीज को सॉल्व करते हैं जिसके बारे में पूछा गया है, जिसकी वैल्यू पूछी गई है। आइए इस डॉट प्रोडक्ट को जरा करिए। तो इसका इससे होगा तो 6A स्क्वायर, हाँ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना? 6A1 स्क्वायर, ठीक है ना? वेक्टर A1 स्क्वायर, और उसके आगे देखिए 6A1 स्क्वायर और 9A1A2, 9A1A2। ओके, अब आ जाइए इसका इससे माइनस 4A1A2, A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर, और अब इसका इससे करिए तो माइनस का 6A2 स्क्वायर। ठीक है ना? ध्यान से फोकस करके देखते जाइए, ठीक है ना? तो ये हो गया ऐसा। अब किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके ही मॉड के स्क्वायर के बराबर होते हैं, बात मालूम है ना? किसी भी वेक्टर का स्क्वायर अपने ही मॉड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो 9A1A2 4A1A2 यानी कि 5A1A2 एंड उसके आगे 6, और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर अपने ही मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वेक्टर P1 का स्क्वायर P1 के मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है? तो 6 इंटू
A1 का मॉड है 3, तो इसका स्क्वायर हो गया 9, तो 6 इंटू 9 एंड माइनस का प्लस का 5, A1 A2 यानी कि A1 का मॉड 3 और A2 का मॉड 5 और उनके बीच का एंगल माइनस का 0.3 सही है, और माइनस का 6 और 80 स्क्वायर मतलब 25, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा -118.5। ये सब सॉल्व हो चुका है। ये 54 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और ये 75 इंटू 0.3 विद माइनस साइन, इसको सॉल्व करेंगे आपको माइनस का 118.5 रिजल्ट मिलेगा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपके पेशेंस को मजबूत करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको इरिटेट करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन ये आपके पेशेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस जरूर करें। हम तो ये कहते हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो ये बात एक तो करनी चाहिए, पहली बात तो करनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहाना बन सकती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। अगर आप डेली रेगुलर इतना क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको एक सपोर्ट मिलेगा और आपका क्वेश्चन लगाने का मन करेगा, और इस टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन से, वीडियो सोल्यूशन से भी आपको सहारा मिलेगा। तो इन टूल्स को लेकर चलिए कि भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो सहारा मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, सहारा मिल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट कमजोर है तो उसको ठीक करने में हेल्प मिल रही है, सहारा मिल रहा है। तो यही सब करते हुए आगे बढ़ना है, और आगे का पूरे टाइम पे हम लोग को ऐसे ही काम करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। फोर्स एंड डेंसिटी डी आर रिलेटेड बाय द फार्मूला दिस। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा की डायमेंशन क्या होगी? देखिए, बीटा की डायमेंशन तो √d की डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी कि दोनों की डायमेंशन सेम होगी, है ना। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि m l की पावर -3। तो बीटा की डायमेंशन हो जाएगी m की पावर 1/2 और l की पावर -3/2। तो m की पावर 1/2 और l की पावर -3/2, और इस तरीके से ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ये सही हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर m की पावर हाफ और l की पावर -3/2 ऑप्शन है, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो इसमें आसान क्वेश्चन था, और इसका आंसर होगा फर्स्ट। इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव y = sin kx cos ωt। तो क्वेश्चन है कि इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप ध्यान से देखिए, तो साइन के अंदर जो चीज होती है वो डायमेंशन लेस होती है, तो kx विल बी डायमेंशन लेस, यानी k की डायमेंशन 1/x यानी कि 1/x यानी कि 1/l होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से कॉस के अंदर ओमेगा टी, कॉस के अंदर ओमेगा टी, तो ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा, ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा। तो ओमेगा की डायमेंशन 1/t यानी कि 1 टाइम पीरियड के बराबर होगा, ठीक है भाई। 1/t के बराबर होगा। तो पहली बात तो kx भी डायमेंशन लेस है और ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस है, यानी कि kx और ओमेगा टी की डायमेंशन कैसी होगी? सेम। आपका जो एग्जाम है उसमें केवल एक ऑप्शन करेक्ट होता है, इसलिए जैसे ही आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाए आप तुरंत क्वेश्चन छोड़ दीजिए और अगले क्वेश्चन में चले जाइए। हमें पहले ही ऑप्शन डी मिल गया, इसलिए हमने इसको सही कर दिया। हालांकि हम बताएं आपको कि हम ये देखते हैं कि ऑप्शन ए गलत क्यों है। डायमेंशन ऑफ ए एंड के आर सेम, डायमेंशन ऑफ ए एंड के आर सेम, कैसे सेम हो जाएगा? ये डायमेंशन लेस है और ये डायमेंशन लेस है, तो a की डायमेंशन y मतलब l के बराबर होगी, जबकि k की डायमेंशन 1/l है। a की डायमेंशन l होगी जबकि k की डायमेंशन 1/l है, बिल्कुल गलत। डायमेंशन ऑफ a एंड k एंड ओमेगा से हमारे भैया a की डायमेंशन l है, a की डायमेंशन l है ना, k की डायमेंशन 1/l है, और ओमेगा की डायमेंशन 1/t है, कैसे सेम हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ k एंड ओमेगा सेम, अरे कहाँ भैया, k की डायमेंशन 1/l है और ओमेगा की डायमेंशन 1/t है, कैसे सेम हो जाएगा? तो मैंने ये बताया कि d सही क्यों है और ये बताया कि a, b और c गलत क्यों है, ठीक है ना। ध्यान से आप सुन रहे होंगे उम्मीद है, और आपको ध्यान से सुनना ही चाहिए। टाइम वेस्ट करते हुए फालतू में मत करिए, मैं जल्दी करा रहा हूँ जितना हो सकता है,
और आप इसको जल्दी से जल्दी देखकर अपना आगे का काम निपटाइए। और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को बहुत अच्छी तरह सीखना चाहिए, उसको नोट करें, चाहे उसको वीडियो ही बार बार देखें, जैसे भी करें। क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसकी डायमेंशन क्या होगी, फाई की डायमेंशन क्या होगी। फाई की डायमेंशन निकालने के लिए हमको अल्फा की डायमेंशन चाहिए होगी, और अल्फा की डायमेंशन के लिए हमको वहां पे जाना पड़ेगा। अब देखिए 1 प्लस अल्फा एल बाई एम ए, इसका मतलब है कि अल्फा एल बाई एम ए डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि वो 1 से जुड़ रहा है और 1 डायमेंशन लेस है, इसलिए इसकी डायमेंशन, क्योंकि हम जानते हैं कि डायमेंशन के मामले में सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज को ही आइडिया सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो क्योंकि ये इससे जुड़ रहा है, इसका मतलब है इसकी डायमेंशन 1 के बराबर, 1 और 1 मतलब डायमेंशन लेस के बराबर। इस तरीके से अल्फा की डायमेंशन एम ए बाई एल के बराबर होगी, ये एक बात होगी। अब आप आ जाइए इसमें, फाई की डायमेंशन पूछी जा रही है, फाई की डायमेंशन एम ए अपॉन अल्फा होगी, क्योंकि आगे लॉग है और लॉग कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। आपको पता होना चाहिए ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं, तो ये डायमेंशन लेस होगा, ठीक है ना। तो अब एम ए बाई एल, एल अल्फा मतलब एम ए बाई एल, यानी कि डायमेंशन किसके बराबर बताओ, एल के बराबर, यानी कि केवल एल, यानी कि एम जीरो कहाँ गया, एम ओनली एल, जिसमें ओनली एल हो, ये देखिए एम जीरो एल टी जीरो ओनली एल, ऑप्शन सी सही है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मौके पे ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े सा आसान भी हैं, लेकिन मौके पे ऐसे क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। डेली 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन। अगर किसी दिन बहुत बिजी हैं, बहुत क्लासेस हैं, बहुत टेस्ट सीरीज है, कोई ऐसी बात है, बीमार हो गए हैं, तो 10 क्वेश्चन, चलिए गिरी हालत में 8 क्वेश्चन, मतलब कोई दिन ऐसा ना जाए जिसमें आप क्वेश्चन ना लगाएं। और ये आपका नियम आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा कि आपको लगेगा यार हमें जो कॉन्फिडेंस कभी था नहीं, वो 15 ही दिन में ऐसा बिल्डअप होना शुरू हो गया। जो भी डेली क्वेश्चन, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। अगर मैं रेगुलर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाने का कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। अगर मैं रेगुलर 2-4 क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ नए वाले, तो मेरा क्वेश्चन पर पकड़ मेरी वीक हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली नेचर कहता है कि मैं आपको उसमें वीक कर दूंगी। तो मेरा बिल्कुल सीधा सलाह है, 15 क्वेश्चन का एवरेज बना के चलिए, कभी 12 तो कभी 18, तो कभी 12 तो कभी 18, कभी 10 तो कभी 16, ये लेवल लेके चलिए और डेट डाल के क्वेश्चन लगाइए। बात मेरी मानिए, बहुत ज़्यादा समझाना भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, कि आधे घंटे समझाते चले जा रहे हैं। लेकिन जो भी मैं आपको 10-5 सेकंड, पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा समझाता नहीं, जब बहुत ज़्यादा होता नहीं, क्लास में भी मैं बहुत ज़्यादा समझाता होता नहीं, पढ़ाई पे मेरा पूरा फोकस रहता है। लेकिन ये मैं आपको वो पते की बात बता रहा हूँ जो अगर आपने अडॉप्ट कर लिया आज से या कल से, ठीक है ना, तो आप इसका असर हफ्ते भर के अंदर महसूस करना खुद स्टार्ट कर देंगे, खुद ही स्टार्ट करेंगे, किसी को कहने की बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी का डॉट बी और सी के डॉट के अगर बराबर है, ए और बी का डॉट बी और सी के डॉट के अगर बराबर है तो ए मे नॉट ऑलवेज इक्वल टू सी, ठीक है ना। मतलब ए डॉट बी और बी डॉट सी अगर इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ए और सी इक्वल हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं कि ए और सी इक्वल हो, क्योंकि ए डॉट बी में एंगल भी है, बी डॉट सी में, हाँ, ए डॉट बी को खोलने पर ए बी कॉस थीटा 1 आएगा, बी डॉट सी को खोलने पर ए बी कॉस थीटा 2 आएगा। इसका मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर सी बराबर हों हमेशा, ये जरूरी नहीं है, मतलब बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब रीजन में लिखा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन्वॉल्व कोसाइन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके मॉड को भी इन्वॉल्व करता है और उनके बीच के एंगल के कोसाइन को भी इन्वॉल्व करता है। अब ये बात, इस बात को किसी भी हालत में समझा नहीं रही है, ये जो बात है वो इसको बिल्कुल भी समझा नहीं पा रही है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन होगा बी कि दोनों सही हैं, लेकिन ये इसको कतई समझा नहीं रहा है। इसको समझाने के लिए इसी के बारे में बात होनी चाहिए, इसी को खोलकर बात होनी चाहिए, लेकिन ये इसको समझा नहीं पा रहा है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। और अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। एक फोर्स है AT प्लस BT स्क्वायर, T इज टाइम, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B। बहुत अच्छी बात है,
बहुत ही अच्छी बात है। देखिए AT की डायमेंशन फोर्स के बराबर होगी, क्योंकि दिस प्लस दिस बराबर दिस, तो ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा। इस प्रकार से AT की डायमेंशन MLT माइनस 2T नीचे जाकर ऊपर जाएगा, तो A की डायमेंशन MLT माइनस 3 होगी। इसी प्रकार से BT स्क्वायर की डायमेंशन भी फोर्स के बराबर होगी। तो BT स्क्वायर इज इक्वल टू MLT माइनस 2, सो B की डायमेंशन विल बी MLT की पावर माइनस 4। तो A और B की डायमेंशन हमको फाइंड करनी थी, तो MLT माइनस 3 एंड MLT माइनस 4, दिस इज ओके, ऑप्शन बी इज ओके। ठीक है ना, आगे चलते हैं जल्दी से। A प्लस बी और A माइनस बी का मॉड बराबर हो तो एंगल बिटवीन उनके बीच एंगल 90 होगा। और बिल्कुल सही बात है, अगर A प्लस बी का मॉड A माइनस बी के मॉड के बराबर तभी होता है जब वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। A प्लस बी का मॉड, ठीक है ना, इज इक्वल टू A माइनस बी का मॉड। तो कह रहे हैं कि A और B के मॉड बराबर होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। तो देखिए पहले तो रूट हटेगा, जब रूट हट जाएगा तो ये सब खुल के आ जाएगा, तो A स्क्वायर से A स्क्वायर और B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2AB cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2AB cos थीटा। देखिए पहले रूट हटेगा तो खुल के आ जाएगा, तो A स्क्वायर से A स्क्वायर और B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4AB cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है ना, AB cos थीटा इज इक्वल टू 90, ये वही वहां पे लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, और नीचे लिखा हुआ है कि A प्लस बी वेक्टर और B प्लस A वेक्टर सेम वेक्टर होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें दो वेक्टर को जोड़ना है तो चाहे हम A से B को जोड़ें और चाहे हम B से A को जोड़ें, रिजल्टेंट बिल्कुल मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल सिमिलर ही आएंगे। जैसे ये है 4i कैप और ये है 3j कैप, ठीक है ना, 4i कैप 3j कैप, और ये हो गया 3j कैप 4i कैप, तो ये भी 4i कैप प्लस 3j कैप है और ये भी 4i कैप प्लस 3j कैप है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इसको कतई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, नहीं निश्चित रूप से बढ़िया है, बढ़िया कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। जो बढ़िया होगा तो बढ़िया बोलेंगे, जब कोई क्वेश्चन बेकार होगा तो बोल देंगे बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, गलती से आ गया। और अच्छा क्वेश्चन होगा तो बता देंगे कि अच्छा क्वेश्चन है। तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 79 पर सेंटीमीटर, इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन MKS सिस्टम एज, ठीक है ना, MKS सिस्टम में हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है ना, आइए बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया नोन और ये हो गया MKS न्यू। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने खूब सुना होगा कि N2 इज इक्वल टू N1, और ये हो गया फोर्स 1 और फोर्स 2, और ये हो गया लेंथ 1 और लेंथ 2, और इसकी पावर आएगी -1, क्योंकि मामला किसका है? सरफेस टेंशन का है, और सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि F की पावर 1 और L की पावर -1। ठीक है ना, इसलिए F के रेशियो में हमने पावर 1 लगाया और L के रेशियो में मैंने पावर -1 लगाया। अब 1 किसके लिए होता है? बोलो नोन के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? डाइन। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा डाइन्स और यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन। ठीक है ना, 1 का मतलब नोन है और 2 का मतलब न्यू है। ठीक है ना, L1 की जगह पर सेंटीमीटर और L2 की जगह पर मीटर, और ये पावर में जाएगा -1। ठीक है, इस तरीके से अब हम ब्रैकेट के अंदर की यूनिट्स को जब खत्म करेंगे तो ये डाइन्स हो जाएगा और ये 10⁵ डाइन्स हो जाएगा, और जब यहाँ करेंगे तो ये सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर की यूनिट्स को कैंसिल कराना होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हो गया 70 और ये हो गया 10⁵ ठीक है ना, और ये हो गया 10⁻² की पावर -1, यानी कि
-2। तो ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 70 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+2। सो दिस इज 70 इंटू 10⁻−3 यानी कि 7 इंटू 10⁻−2। क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छा है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको प्रैक्टिस बुक्स में मिल जाएंगे, अनसॉल्व में भी दिए हुए हैं, यानी कि PYQ वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इनको सॉल्व करने के लिए ये मेथड होता है। इस मेथड में हम लोग देखते हैं 1 की जगह पर नोन सिस्टम के डेटा लेते हैं और 2 की जगह पर न्यू सिस्टम के डेटा लेते हैं और जो पावर राइज करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के अकॉर्डिंग पावर राइज करते हैं। f की पावर 1 है क्योंकि यहाँ 1 है, l की पावर -1 है क्योंकि यहाँ -1 है, और उसके बाद जो नॉन सिस्टम है इसमें ये डाइन में है और ये सेंटीमीटर में है, जबकि नए सिस्टम में ये न्यूटन में होगा क्योंकि एमकेएस लिखा हुआ है तो ये न्यूटन में होगा और ये मीटर में होगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर की यूनिट्स को कट करके हमको रिजल्ट निकालना होता है, जो कि आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी टेस्ट में आए तो तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की डायमेंशन। ये एक आसान क्वेश्चन आ गया है, Q बराबर ml। इस प्रकार से जो लेटेंट हीट की डायमेंशन होगी वो Q पर यूनिट मास होगी, दैट इज ml2T-2 अपॉन मास से मास कैंसिल करेंगे और L2T-2, करेक्ट, राइट। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय। तो ये अच्छा, हमें डी की डायमेंशन निकालनी है। N2 क्या है? N2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो आइए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू D, और N2 और N1 की डायमेंशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम और X की डायमेंशन है L। ओके, हाँ, इसकी डायमेंशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और N2 N1 की डायमेंशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और X मतलब L। सो दिस इज L की पावर 4, सो D की डायमेंशन L की पावर 4 अपॉन L की पावर 2T, सो दिस इज L2T-1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और अ बॉडी मूविंग थ्रू एयर एट हाई स्पीड दिस, और यहाँ पर K एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है यानी कि डायमेंशन लेस है और हमें वैल्यू ऑफ X फाइंड करना है, X की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। आइए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में mlt-2 और राइट हैंड साइड में K जिस जो डायमेंशन लेस है, और A मतलब L की पावर 2 क्रॉस सेक्शन एरिया है, D मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी है, और V का मतलब हो गया LT-1 की पावर X, राइट। सो दिस इज LM हो गया, और L की पावर -1, L की पावर -1, एंड दिस इज L की पावर LT-1 टू द पावर X। मास से मास यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो LT-2 इज इक्वल टू LT-2 अपॉन L की पावर -1 इज इक्वल टू LT-1 होल टू द पावर X। तो ये देखिए L2T-2 इज इक्वल टू LT-2 होल टू द पावर X। सो दिस इज LT-1 होल टू द पावर 2। कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर लेंगे तो हम देखेंगे ये है LT-1 की पावर 2 और ये है LT-1 की पावर X। तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बताइए? X इज इक्वल टू 2 आएगा। ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने पहले से सॉल्व या पहले से देखा सुना नहीं है तो आप इसमें लड़खड़ा सकते हैं। देखिए, जेन्युइन बात कही जाती है, जेन्युइन बात ही हम कहते भी हैं, और ये बात सही है कि ये क्वेश्चन आपको कितना भी आसान लग रहा हो, लेकिन अगर सडनली आपके सामने आया और पहले से किया हुआ नहीं है तो आप इसमें कहीं लड़खड़ा सकते हैं और बीच में आपको लग सकता है कि मुझे इसको कुछ छोड़ देना चाहिए और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस क्वेश्चन का सबसे अच्छा माध्यम ये है कि एक अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज मिल जाए या अच्छी क्वालिटी का क्लासरूम मिल जाए, और ऐसे करके आप बहुत अच्छे
स्तर पे पहुंच सकते हैं। ये देखिए 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1 इज इक्वल टू x जूल सेकंड। तो x क्या है, x कितना होगा, इन्होंने साफ कह दिया है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, इज इक्वल टू कह दिया है x जूल सेकंड। हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। आइए हम x की वैल्यू को जल्दी से जल्दी फाइंड करें, चलिए x हो गया जूल मतलब हो गया न्यूटन मीटर सेकंड। अच्छा, न्यूटन का मतलब हो गया ma यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद मीटर और ये सेकंड। अच्छा, तो x किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1, इधर ग्राम है उधर किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 ग्राम, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1। 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर गया, सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि x 4 3 7, so x into 10⁻7 is equal to 1, so x is equal to 10⁻7, 1/10⁻7 मतलब 10⁻7। डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल 15 सेकंड में 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। पहले से इसकी प्रैक्टिस होना बेहद जरूरी है, तभी परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन अ प्लेन, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन इक्वल वेक्टर्स इन अ प्लेन रिक्वायर्ड टू गिव 0 रिजल्टेंट। बिल्कुल सही बात। अगर हम चाहते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स से हम 0 रिजल्टेंट बनाना चाहते हैं, तो हमको कम से कम 3 वेक्टर चाहिए, एक a दूसरा b, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, और इस रिजल्टेंट को खत्म करने के लिए हमको तीसरा वेक्टर जरूर चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए c हमको जरूर चाहिए, तभी ये c इसको खत्म कर सकता है और रिजल्टेंट 0 बनाया जा सकता है। और अब इसके आगे रीजन में कह रहे हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब a b c कोप्लेनर होंगे। तो यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसको ठीक से एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि अगर नॉन इक्वल वेक्टर हैं और वो कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं, तो 0 रिजल्टेंट बनाने के लिए कम से कम 3 चाहिए ही चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा, देन दे मस्ट बी लाई ऑन सेम प्लेन। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन अच्छा है। If the unit of force is 1 kilonewton, the length is 1 kilometer and the time is 100 second, what is the unit of mass? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आमतौर पर सही नहीं हो पाते हैं, जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। 1 किलो न्यूटन एक यूनिट होगी जिसमें फोर्स की यूनिट 1 किलो न्यूटन है, ठीक है ना, और कह रहे हैं कि इस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होगी। ठीक है, अच्छा 1 किलो न्यूटन जो होता है वो 1000 न्यूटन के बराबर, ये तो सबको मालूम है। और हमें मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होगी। तो हम मान ले रहे हैं कि चलिए ये हो गया किलो न्यूटन मतलब ml अपॉन टी की पावर 2, ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है ना, हमने ऐसा माना। ठीक है, और इक्वल टू ये हो गया 1000 और न्यूटन वाला हो गया ml टी की पावर 2। अब यहाँ पर मास की यूनिट पूछी जा रही है, तो हमने सोचा कि मास मतलब x हो गया और l मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है ना,
और टाइम मतलब कितना 100 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 100 सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है तो सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और ये हो गया 1000 और मास मतलब किलोग्राम और लेंथ मतलब मीटर और सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर से ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल होगा, x फिर 1 किलोमीटर, फिर ये 10,000 इक्वल टू 1000 और किलोग्राम इस किलोग्राम कोई बात ही नहीं है, और ये किलोमीटर, दिस इज किलोमीटर। किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, यानी कि 1000 किलोमीटर मतलब ये हो गया मीटर। हमें सिर्फ x बचाना है, बाकी सब हमको हटाना है। ये है देखिए मीटर, सब अपने आप हटेगा, मीटर से मीटर, ठीक है ना, और 1000 से 1000, तो x कितना हो गया, x हो गया 10,000 कितना किलोग्राम। तो ये है मास की यूनिट 10,000 किलोग्राम, यानी कि इस सिस्टम में मास की यूनिट 10,000 किलोग्राम होगी। एक बार फिर देखिए, हमें इस सिस्टम में मास की यूनिट देखनी है, तो हमने अच्छा ये सिस्टम हमारा जाना हुआ है, बिल्कुल हम न्यूटन वाला सिस्टम MKS होता है वो तो हम जानते ही हैं। तो 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन। हमें इस सिस्टम में मास की यानी ये फोर्स है, तो MLT पावर 2, MLT माइनस 2 होता है, तो इसको नीचे लिखिए जिससे कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, और ये भी MLT की पावर 2। अब इसमें मास को हमने x माना, लेंथ को कह रहे हैं 1 किलोमीटर और टाइम को कह रहे हैं 100 सेकेंड, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करके सेकेंड लिख दिया। ये लिखा ही हुआ है, ये है न्यूटन वाला सिस्टम जिसमें मास किलोग्राम, L मीटर में और टाइम सेकेंड में कटता जा रहा। अब ये किलोमीटर है तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि सब चीजें कैंसिल हो जाएं और सिर्फ मास बच जाए। मास को हमने x माना है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, ये उधर चला गया। तो x बराबर 10,000 किलोग्राम, यानी कि मास की यूनिट है 10,000 किलोग्राम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्सीलेंट क्वेश्चन है। आ जाइए 26 में, फोर्स इज गिवन बाय, अच्छा, डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। देखिए साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि फोर्स डायमेंशन ऑफ A अपॉन B एंड C अपॉन D। अच्छा, तो फोर्स इज इक्वल टू A साइन CT एंड B cos dx, CT और dx। A और B की डायमेंशन हमको, A अपॉन B की डायमेंशन, तो देखिए ये डायमेंशन लेस है और ये भी डायमेंशन लेस है, तो A की डायमेंशन B फोर्स की बराबर होगी, और F इज इक्वल टू A विद डायमेंशन लेस एंड B विद डायमेंशन लेस, यानी कि A प्लस B। इसका मतलब हुआ A और B की डायमेंशन सेम होगी और F के बराबर होगी, तो यानी A की डायमेंशन भी F होगी और B की डायमेंशन भी F होगी, यानी कि A अपॉन B की डायमेंशन F अपॉन F यानी कि 1 होगा। ये लिखा हुआ है 1, है ना, ये देखिए यही चॉइस कर लीजिए। और अगर B और C अपॉन D की डायमेंशन पूछ रहे हैं तो CT डायमेंशन लेस होगा, तो C की डायमेंशन 1 अपॉन T होगा, और D की डायमेंशन लेस होगा, तो D की डायमेंशन 1 अपॉन X होगा, है ना। इस प्रकार से C अपॉन D की डायमेंशन X बाई T होगा, X बाई T यानी कि LT माइनस 1। तो ये आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन एक साधारण क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस ना होने पर गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। तो अच्छा, तो V0 और अल्फा की डायमेंशन पता करनी है। तो देखिए x जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है V0 बाई अल्फा। अच्छा, e की पावर में अल्फा t है, यानी कि अल्फा की डायमेंशन 1 अपॉन t के बराबर होगी, यानी कि हाँ 1 अपॉन t यानी कि t इनवर्स के बराबर होगी। तो V0 बाई अल्फा, तो ये हो गया L और V0 और इसकी डायमेंशन t की पावर -1, तो V0 की डायमेंशन LT -1 होगा। ओके,
तो एल टी माइनस वन, वी नॉट की डायमेंशन एल टी माइनस वन और अल्फा की डायमेंशन टी की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन, वी नॉट की डायमेंशन एल टी की पावर माइनस वन हो गया, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर सही होगा। द टाइम डिपेंडेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय, अच्छा अल्फा इज कांस्टेंट एंड टी इज टाइम। तो कांस्टेंट अल्फा, कांस्टेंट अल्फा, अल्फा एक्सपोनेंशियल के अंदर जो कुछ भी होता है वो डायमेंशन लेस होता है, यानी कि अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस होगा, तो अल्फा की डायमेंशन 1 टी स्क्वायर के बराबर, यानी कि 1 टी की पावर 2 के बराबर। तो अल्फा विल बी डायमेंशन लेस, बिल्कुल नहीं, विल हैव डायमेंशन टी की पावर -2, बिल्कुल सही है, टी की पावर -2 बिल्कुल सही है। विल हैव डायमेंशन ऑफ पी, अल्फा की डायमेंशन पी के बराबर, कतई नहीं, कतई नहीं, अल्फा की डायमेंशन 1 टी स्क्वायर होगी। और विल बी डायमेंशन इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय, बिल्कुल नहीं, पी से कोई मतलब ही नहीं है, अल्फा की डायमेंशन 1 टी स्क्वायर के बराबर होगी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, गिवन दैट a cos t by p q x, चलते जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए यहाँ पर t अपॉन p, t अपॉन p की डायमेंशन क्यू एक्स के डायमेंशन के बराबर होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन के बराबर होगी, और कॉस के अंदर है तो डायमेंशन लेस होगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, कहने का मतलब ये कि ये सही है, ये बात सही है, और t अपॉन पी डायमेंशन लेस होगा, ये बात सही है, और क्यू एक्स भी डायमेंशन लेस होगा, ये बात भी सही है। अब आ जाइए, यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज क्यू, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्स की यूनिट t अपॉन पी क्यू होगी, गलत हो गया। यूनिट ऑफ एक्स इज एज ऑफ p, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्स की यूनिट t अपॉन पी भी होगा, x की यूनिट t अपॉन पी क्यू होगा। द यूनिट ऑफ t इज सेम एज q, बिल्कुल नहीं, t की यूनिट q x p के बराबर होगा। द यूनिट ऑफ t इज सेम एज p, t की यूनिट p के बराबर, बिल्कुल सही, क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन इरिटेट करते हैं क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ता है, एक तो ये लिखना पड़ता है, फिर पढ़ के डिसाइड करना होता है क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपका पेशेंस मजबूत करेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी टेस्ट में दिए जाएंगे। मेरे ख्याल है आप लोग एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये आप कैसे फाइंड करेंगे। कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे। आइए हम ए का मॉड पहले निकाल लें, उसके बाद हम एंगल फाइंड करने पर काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ए का मान है √1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, मतलब √6, ये 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6/6, यानी कि ए का मॉड है 1। अब देखिए एंगल निकालने का तरीका होता है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए का मॉड और बी का मॉड। अब एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए भी कर सकते थे। हाँ, किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है, ये देखिए ये वेक्टर ए है और इसका एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो एक्स की वैल्यू है 1/√2 और ए की वैल्यू है 1, तो यानी कि ये 1/1/√2, सो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लीजिए हो गया, कितना अच्छा था, छोटा सा आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे भाई, क्योंकि टाइम लिमिट में ही आपको सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड कराना है, बहुत देर नहीं लगनी चाहिए। देखिए इनका क्वेश्चन है कि
ये 3 वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में हो, इसके लिए हमें एक्स डायरेक्शन में कितना एडिशन फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए, हाँ, हमें एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में चला जाए। तो पहली बात तो ये दोनों देखिए अपोजिट हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 2 न्यूटन इधर बनेगा, ठीक है ना, और ये 2 न्यूटन इधर बना ही हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल